बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। अब्दुल अलीम खान ने इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया है कि आए जनाब टीवी पर बैठें, जो आपके पास है वो आप लाएं और कुछ हकायक हमारे पास हैं हम भी ले आते हैं, जहांगीर तरीन को भी साथ बिठा लेते हैं और फिर कौम के सामने सच्चाई ले आते हैं। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खान साहब पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं या जो इशारे दिए हैं वो किस तरफ हैं। फराग गोगी का तो नाम लिया ही उन्होंने ना। फराग गोगी के तो उनके लिए उनके वो कह लें गले पड़ गई हुई है। इमरान खान के फ्रंट पर्सन के तौर पे उनका नाम हर दूसरा शख्स जो है वो ले रहा है। और फिर राना सनाउल्लाह खान साहब वज़ीर दाखिला हैं हमारे, वो इमरान खान साहब की वीडियो ऑडियो के बारे में बड़ी आजकल मची हुई है थरथल्ली सी कि पता नहीं कब आएगी, कब आ रही है, क्यों नहीं आ रही, अब तक लेट क्यों होगी। लोग मैसेज करके पूछते हैं कि जिसने देखी है वो यार हमें भी बता दे क्या क्या है उसमें। वो यार को 7-8 किस्म की ऑडियो वीडियोज़ हैं और वो कब रिलीज़ होंगी। और राना सनाउल्लाह साहब अब वो कह रहे हैं जनाब हमने तो वो जो भी फोश वीडियो ऑडियो वगैरह आएगी तो हम तो एफआईए को कह के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जनाब इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि लोगों की पगड़ियाँ चाली जाएँ। एफआईए को हमने हदायत जारी कर दी है। ये वीडियो ऑडियो जो जिक्र हो रहे हैं ये किस किस्म की ऑडियो वीडियोज़ हैं, कब तक रिलीज़ होंगी, और आज जो मियाँ वाली में उनका जलसा है उसके साथ इनकी जो रिलीज़ है उसका कोई ताल्लुक है या नहीं है इस पर। लेकिन पहले दो छोटे से मामला। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी अहलिया महरीन कुरैशी साहबा, उनकी कुछ टैक्स चोरी जो है वो पकड़ी गई है। खबर यह है कि उन्होंने कोई ओडी कार खरीदी थी, लेकिन उसका जो टैक्स वगैरह है वो एक तो अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया उन्होंने टैक्स गोशवारों में, और दूसरा वो उनका कुछ टैक्स वगैरह रहता है वो उन्होंने अदा नहीं किया। वो एफबीआर वाले जो हैं वो ज़ाहिर है जब हुकूमत चली जाती है तो फिर वो सारी उनके पास जो होता है पिछला रिकॉर्ड को जिस पे वो कार्रवाई करना चाह रहे होते हैं लेकिन हुकूमत के डर से नहीं करते। तो उन्होंने अब जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा है पंजाब का उसके तावन से वो सारा रिकॉर्ड को निकलवाया है। तो पता ये चला है कि 10 लाख समथिंग जो है टैक्स जो है वो खातून की तरह बनता है, और उन्होंने उनको नोटिस दे दिया कि जनाब वो जो एक रिकवरी का नोटिस कहते हैं उसको कि जनाब आप आएँ और पे करें, पैसे दें, और फिर देखें वो आगे जुर्माने वाली कार्रवाई होती है। यहीं पे टैक्स की अदायगी के बाद मामला ठप हो जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते थे। अब ये मुकाफ़ाती अमल है, मैं बार बार कहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी अहलिया जो हैं उनके ऊपर 10 लाख समथिंग जो रुपए हैं अमाउंट का जो टैक्स रिकवरी का नोटिस है वो चला गया। उन्होंने वो कुछ 6 साल वो अपना जो असासा है उसको डिक्लेयर नहीं किया, छुपाए रखा एफबीआर से। अब एफबीआर वालों ने वो बिलाखिर वो रिकॉर्ड शिकार्ड जो है वो निकाल लिया। फिर यार वो कमीशन बन रहा है, हुकूमत ने कहा कि हम जनाब कोई कमीशन बना रहे हैं जो खान साहब ने साजिश का इल्ज़ाम लगाया है उसकी इंक्वायरी के लिए। तो खान साहब कहते हैं और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि असं नहीं मनते, इसनू पहलों अदलिया दे आज़ाद अदलिया तो यदा करवाया जाए इंक्वायरी वगैरह। ये खान साहब ने इसका फ़ायदा कोई नहीं होना। ये खान साहब ने अपने बयानात के ज़रिए ख़ुद ही जो उनका बयानी है ना उसकी हवा निकाल ली है। अब उन्होंने कहा जी ना मुझे तो पिछले साल जुलाई का पता था कि मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है, और फिर वो वही DGISA की तब्दीली की बातें और फ़ौज के साथ इख्तलाफ की बातें, नाराज़गी की बातें। और लेकिन इन्होंने तो मार्च के जो आखिरी हफ्ते में एक जलसा था वहाँ ये पर्चा लहराया था कि जनाब ये मरासला आ गया और उसमें पता नहीं क्या गड़बड़ होगी और मेरा हुकूमत की साजिश ये वो। इन्होंने, मैंने अर्ज़ की है कि इन्होंने मानना मूनना कोई नहीं है। अगर कमीशन जो भी रिपोर्ट दे दे, कौमी सलामती कमेटी की जो रिपोर्ट नहीं मानी इन्होंने, अब ये कमीशन की रिपोर्ट कहाँ मानेंगे। अगर ये उनको वही हाजिर सरवत जजों पर मुश्तमिल भी कोई कमीशन बना देंगे खान साहब ने उसको भी नहीं मानना। आपको याद होगा जब 2013 के इलेक्शन में के ख़िलाफ़ इन्होंने कंपेन शुरू की थी तो फिर ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की थी इन्होंने और इस तरह के इल्ज़ामात इन्होंने लगाए थे
कि मुझे पूरी तरह याद है, अगर आपको भी याद होगा तो वो पुरानी खबरें भी निकल आएंगी अगर आप गूगल करेंगे, तो पहले हुकूमत ने ये फैसला किया कि रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल कोई कमीशन बना दिया जाए। कोई रिटायर्ड जज तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, एक जज ने मेरी गल हुई जिदा ना सी, उन्होंने कहा यार ये बकबकवास कौन सुनेगा, ये तो बहुत, यानी अगर हमने कोई इसके खिलाफ रिपोर्ट दे दी कि कोई धांधली नहीं, मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, तो ये तो हमारा जीना हराम कर देगा। फिर जनाब हाजिर सर्विस जजों ने इनकार कर दिया। ये मैं रिकॉर्ड पे बात कह रहा हूँ, बल्कि रिकॉर्ड पर ला रहा हूँ बात। जो हाजिर सर्विस जज थे, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उस वक्त नासिर मुल्क साहब, उन्होंने जजेस से पूछा कि जनाब आप, ये आया है लेटर हुकूमत का, तो आप बताएं कि आप में से किसको मैं नामजद करूं। सारे हाथ खड़े करते, उनके नहीं जनाब, सड़ तो ये नहीं चल होंगी ये गाला। फिर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भाई पहले आप कोई कानून वगैरह लाएं ताकि देखें कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा और ये इसको मानेगा भी या नहीं। फिर जाकर वो एक माहदा हुआ पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, जिसमें यह कहा गया कि जनाब हुकूमत जो है वो नए इलेक्शन की तरफ चले जाएगी अगर मुनज़्ज़म धांधली साबित होगी, और खान जो है ये चुप कर जाएगा। माफ़ी इसने फिर भी नहीं मांगी थी। वो आपको याद हो, 3 रुकनी वो कमीशन था, उन्होंने कहा दे दी रिपोर्ट, अभी तक ये मान नहीं रहे उसको। अभी तक इनकी मर्जी के, इनकी मंशा के खिलाफ अगर आती है फिर और बात है, अगर इनकी मर्जी के खिलाफ चली जाती है तो फिर जो अदालत है वो जानबदार हो जाती है। बहरहाल वो उस कमीशन का फ़ायदा भी कोई नहीं होता। वैसे जो हमारा कानून है उसके तहत जो कमीशन की रिपोर्ट होती है वो बतौर शहादत किसी अदालत में पेश ही नहीं की जा सकती, वो एक राय होती है, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो हुकूमत भेजती है, उसके तहत कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। वो जो इलेक्शन वाली धांधली थी वो एक बाकायदा आर्डिनेंस जारी हुआ था उस माहदे के तहत जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान हुआ था कि जनाब अगर रिपोर्ट जो है वो धांधली की आ गई, मुनज़्ज़म धांधली की, तो फिर नए इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। और ये मैं बता रहा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला जो केस था, नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल वाला, तो उस केस में भी एक उससे पहले एक जुडिशल कमीशन बना था जिसकी रिपोर्ट जो अदालत में शहादत के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई, जिसमें भुट्टो साहब की जो बेगुनाही साबित होती थी, तो अदालत ने कहा था नहीं, कमीशन की रिपोर्ट को शहादत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। और फिर जो मॉडल टाउन वाला केस था जो सानिया हुआ था, वो तारुल कादरी वाला, तो उसमें भी जो जुडिशल इंक्वायरी हुई थी तो वो रिपोर्ट शायद नहीं की जा रही थी, उनको नहीं दी जा रही थी मुनाजिल कराने वालों को। तो वो अदालत में आए थे तो उन्होंने वो कापी, अदालत के डिवीज़न बेंच ने हुक्म जारी किया था इनको कापी दे दी जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने भी यही बात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस कानून का जिक्र करके ये कहा था कि इसको ट्रायल कोर्ट में, यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शहादत के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। अगर ये पेश भी की जाती है तो अदालत इससे मुतासर नहीं होगी। ये जजमेंट आई थी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बेसूद किस्म की मशक होगी अगर कमीशन बनाया जाता है। या तो खान को एतमाद में ले लें और कमीशन बन जाए, या फिर इसको रहने दें, फिर चलने दें। ऐसे खान साहब ने खुद ही अपने बयानात से वो जो हवा है ना साजिश वाली, वो निकाल देनी है। वो देख लीजिएगा आप, मुख्तलिफ यानी शेख रशीद निकाल देगा, ये खुद निकाल देगा। कभी वो जाते हैं उसकी तरफ कि जनाब लेटर आया, कभी चले जाते हैं कि जनाब फ़ौज के साथ हमारे इख्तिलाफात हो गए थे, कभी किसी तरफ चले जाते हैं, कभी किसी साजिश की तरफ चले जाते हैं, कभी किसी साजिश की तरफ चले। अब कहते हैं मुझे जुलाई से पता था, और वो भी कहता है शेख रशीद कि जनाब मुझे पता है कि कहाँ कहाँ किन किन से मुलाकातें होती रही हैं इनकी। और अलीम खान ने आज इसकी भी थोड़ी सी हवा निकाली है इस बात की भी। अच्छा, दूसरी बात, वो जो निज़ाम सिक्का हैं पंजाब के, उस हवाले से थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। ये जनाब जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं, ये 3 अप्रैल को गवर्नर बने हैं जी पंजाब के, और 17 अप्रैल को इनके खिलाफ समरी चली गई, एडवाइस चली गई वज़ीर आज़म की, 9 मंथ का वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ की, जनाब इनको हटा दें। लेकिन सदर साहब वो अपना जो इख्तियार है कि जनाब 14 दिन तक मैं दबा के बैठ सकता हूँ, फिर मैं वापस भेजूँगा, फिर वापस आएगी, फिर 10 दिन तक मैं दबा के बैठा रहूँगा, वो 12 मई तक जो मामला है ये लटका हुआ है। और ये निज़ाम सिक्का साहब जो हैं, निज़ाम सिक्का आप जानते हैं ना, निज़ाम सिक्का जब हुमायूं जो था वो शिकस्त खाई उसने शेर शाह सूरी से, और फिर वो फरार हो रहे थे, तो रास्ते में कोई दरिया था पार करना था, और कहते हैं कि हुमायूं को
तैरना नहीं आता था। तो वहाँ निज़ाम नाम के एक माशकी थे, तो उन्होंने उनको दरिया पार करवाया। जब वो दोबारा इक़्तिदार में आए तो उन्होंने निज़ाम सिक्का को, उनकी जो खिदमत थी उसके एवज़ उन्होंने उन्हें एक दिन की बादशाहत अनायत फरमाई। और वो जो सिक्का साहब है, निज़ाम सिक्का साहब, सारी रात पूरी फैमिली के साथ बैठकर सोचते रहे कि एक दिन की बादशाहत में कल मैंने ऑर्डर क्या करना है। तो कुछ समझ ना आए तो उनके घर में मुश्किज़ा ही थे बहुत सारे, तो उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करके जनाब इनकी बनाई छोटी छोटी अशरफियाँ, काटे इनको अशरफियों की शक्ल में, और उन्होंने आर्डर किया जाके जनाब चमड़े के सिक्के होंगे। वो जो उन्होंने काटे थे, खुद बनाए थे, उनको उन्होंने सिक्का डिक्लेयर किया। ये यानी एक दिन का बादशाह अभी तक याद है वो दुनिया को, अभी तक निज़ाम सिक्का का जिक्र तारीख में मौजूद है। और जिसको कहते हैं चमड़े के सिक्के चला दे रहे, वो उन लोगों में निज़ाम सिक्का के तरह के जो लोग हैं उनका ऐसे ही जैसे हमारे उमर सरफराज चीमा साहब हैं। अब उमर सरफराज चीमा साहब कभी फ़ौज को पुकारते हैं कि मुझे जनाब एक सूबेदार और 4 सिपाही दे दें, मैं पकड़ के इसको अंदर कर दूंगा। यार ये पढ़े लिखे बंदों वाली बात है। मैं वैसे ना जब सोचता होता था कि यार उमर सरफराज चीमा की बड़ी खिदमत है पीटीआई के लिए, लेकिन इनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई इक़्तिदार के जब करीब पहुँचे हैं, तो अब समझ आती है कि ये क्यों इनके साथ, यानी थोड़ी बहुत समझ इनके किरदार की इनके हवाले से इमरान खान साहब को भी थी। अब वो कहते हैं कि जनाब जस्टिस जवाद हसन जिनके हुक्म पे हलफ हुआ है, मैं उनके खिलाफ रेफरेंस भेजूंगा। ओ भाई, आपके पास रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं है, सदर के पास भी डायरेक्ट इख्तियार नहीं है रेफरेंस भेजने का। आइन में लिखा हुआ सदर, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, पहले कैबिनेट वाले उसको करेंगे, सदर को भेजेंगे कि जनाब ये रेफरेंस फलान जज के खिलाफ सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में भेज दें। अगर ये गवर्नर साहब भेजते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे आइन के तहत आम बंदा भी शिकायत कर सकता है, वहाँ कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। जैसे मैं या आप में से कोई बंदा किसी जज के खिलाफ लिख के भेज दे, लेकिन उसके जो नताइज होते हैं भेजने वाले के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं। वो ख़तरनाक ऐसे होते हैं कि उसका जो सेक्शन 14 है, जो रूल्स हैं, उसके तहत अगर कोई झूठी इंफॉर्मेशन देता है, अदलिया को बदनाम करने की कोशिश करता है, या फिर किसी जज की साख को बगैर किसी वजह के नुकसान पहुंचाता है, तो फिर भाई उसके खिलाफ कानून हरकत में आता है। वहाँ लिखा होगा, फिर वो जो उनके सेक्रेटरी हैं कौंसिल के, यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उसको हुक्म जारी किया जाता है कि भाई साहब इसके खिलाफ जो भी कवानीन हैं जिनके तहत इसको पकड़ा जा सकता है, पकड़े इसको। बहरहाल गवर्नर साहब जो है ये चंद दिन के मेहमान हैं, निज़ाम सिक्का हैं पंजाब के, अपनी तरफ से वो किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जजमेंट है जवाद हसन साहब की, जो ऑब्जर्वेशन है, उस पर एन उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, सदर भी और ये भी। उन्होंने जो 3 आर्टिकल्स जिनके हवाले दिए थे, 2 तो वो थे कि अदलिया के अहकामात की जो पाबंदी के आर्टिकल्स हैं उनकी वायलेशन हुई है। दूसरा आर्टिकल 5 के मुल्क के साथ लॉयल्टी जो है वो बुनियादी जिम्मेदारी है हर शख्स की, तो उन्होंने कहा ये लॉयल नहीं है। उन्होंने कहा था ये वायलेशन की है आर्टिकल 5 की, और उसके तहत तमाम जो मुल्की कवानीन और आइन है उसकी पाबंदी भी लाजम है। इन्होंने नहीं की पाबंदी। बहरहाल अब जिन्हें खादियाँ गाजरा टेढ़ों दे पीड़, तो ये पकड़े जाने हैं ये अपनी हरकतों की वजह से। तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, चाहे गवर्नर हैं, जो भी हैं, जो भी उन्होंने जुर्म किया है, इस पे अदलिया को बदनाम करने पे उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, नाहिल भी हो सकते हैं आइंदा के लिए, इलेक्शन वगैरह के लिए। और फिर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा जनाब मैंने कह दिया है FIA को कि कोई फहोश ऑडियो वीडियो वगैरह जो है सोशल मीडिया पर डालता है, पकड़ लें उसको, क्रैक डाउन ये वो। और दूसरी तरफ लोग मुंतज़िर है किसी ऑडियो वीडियो के। खान साहब के हवाले से बड़ी बातें हैं कि जनाब ईद के बाद होंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कल कोई वीडियो ऑडियो शायद आ जाए वगैरह वगैरह। और रात एक साहब मुझे बता रहे थे कि इंतज़ार किया जा रहा है कि ये जो जलसा है मियाँ वाली वाला आज का, इसमें उनकी जो लैंग्वेज इल्ज़ामात वगैरह देखेंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा जिन्होंने करना है। राना सनाउल्लाह ने नहीं करना, ना हुकूमत ने करना, जिन्होंने भी करना है वो उसके बाद फैसला करेंगे। उसमें कई किस्म की वीडियोज़ ऑडियोज़ हैं,
कुछ तो ऐसे हैं जो इनकी माली करप्शन के हवाले से हैं, बहुत सारे लोगों ने जो स्टिंग ऑपरेशंस के ज़रिए तैयार की हुई हैं। फराह गोगी के साथ कुछ बातें हैं, कुछ इनकी मानिका फैमिली वाले को सौदेबाजी कर रहे हैं, और फिर कुछ ठेकों ठुकों की बातें हैं, और फिर अल कादर यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो भत्ते के अंदाज में वो अमदाद मांगी जा रही है। तो इस तरह की बातें चाहते हैं उसमें, और फिर ये माली करप्शन के वाले, इससे तो इनका बयानिया जो है वो बहुत कमज़ोर है। ये कहते हैं मैं मेरे खिलाफ करप्ट माफिया इकट्ठा हो गया, ये वो दूसरी तरफ का करप्ट माफिया जो है उसकी ऑडियो वीडियोज़ हैं। और ख्याल ये है कि पहले कोई ऑडियो जो है वो मंजरेआम पर लाई जाएगी, वो उस तरह की वीडियोज़ जो रिहाम खां की किताब से मुतल्लिका हैं, वो शायद अभी इनका रवैया देखने के बाद फैसला किया जाएगा। वीडियोज़ ऑडियोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की मौजूद हैं, ये खुद भी इनको पता है कि कुछ हैं, इसलिए ये रौला शोला डाल रहे हैं कि जनाब हमारे ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ किरदार कुशी मेरी शुरू हो जाएगी। फवाद चौधरी भी कह रहे हैं और दिगरान भी कह रहे हैं कि जनाब किरदार कुशी, वो कह रहे हैं किरदार कुशी जनाब इनकी वो किरदार कुशी नहीं होगी बद अखलाकी वाली, जिसमें कोई गलत मलत फोहश किस्म के सीन होंगे। सरदस्त वो कह रहे हैं कि जनाब जो आएंगी चीज़ें वो ऐसी ही होंगी कि जनाब इनकी जो माली करप्शन है, जो दूसरों पे इल्ज़ामात लगाते रहे, वो सारे इल्ज़ामात इनकी ज़ात की हद तक उन ऑडियो वीडियोज़ में मौजूद होंगी। और कुछ लोग भी सामने आएंगे, कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग भी सामने आएंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो फोहश किस्म के ऑडियो वीडियोज़ की बातें हो रही हैं, उनके भी कुछ किरदार सामने आ सकते हैं, लेकिन वो किरदार तब सामने आएंगे जब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर बैठ के कोई फैसला होगा कि जनाब अब ज़रूरत है कि इनको अब जो भी करना है। और ये इन्होंने अलीम खां पे, तरीन पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं अपने इंटरव्यू में खान साहब ने, इन्होंने जो फरमाया कि जनाब वो 300 एकड़ अराजी जो है वो लीगलाइज करवाना चाहता था, उसको स्टेटस तब्दील करवाना चाहता था। अलीम खान जहांगीर तरीन जो है वो भी माली फ़ायदे जो फ़वाद हैं वो हासिल करना चाह रहा था, वगैरह वगैरह। चलो ये दो तो हो गए ना जो इसके मोहसन थे। एक और मोहसन है इनके, उनका नाम है साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकब निसार। अब ये मेरी इतला है, मुझे इनके एक बड़े अहम बंदे ने बताया है कि खान साहब जो हैं वो साकब निसार के ऊपर भी वो गर्म हो गए हुए हैं। वो कहते हैं कि जनाब साकब निसार उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 10 साल का वादा किया हुआ था मेरे साथ कि जनाब अदलिया भी 10 साल आपके साथ रहेगी, फ़ौज भी 10 साल आपके साथ रहेगी, 2028 तक का आप वज़ीर आज़म हैं। साकब निसार अपने वादे से मुकर गया, भाग गया। वो कहते हैं मैं अब क्या करूं, इस तरह की बातें। अब कंपेन शुरू होनी है साकब निसार के ख़िलाफ़, और एक ट्वीट वो मुतलका बंदा जो है जिसने ट्वीट किया है कि साबिक चीफ जस्टिस एक्सपोज हो गया, एक लाइन का ट्वीट किया। उसके बाद मेरी उनसे बात हुई और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि जनाब ये मामला है इस तरह का, वो जो मौजूदा सूरत हाल है इसके पीछे साकब निसार का कोई किरदार है मुलाकातें वगैरह करवाने का। अब खान साहब के कान ये भरे जा रहे हैं कि साकब निसार ने भी चुक दे। अब तरीन को, यार साकब निसार की जो जजमेंट्स हैं, उसने जो फ़ायदा पहुंचाया खान साहब को, और जिस तरह सादक और अमीन डिक्लेयर किया, उसके बाद कोई कसर रह जाती है। अब अब्दुल अलीम खान ने ललकारा तो बहुत है। जो खान साहब का इंटरव्यू था उसके जवाब में मैं सुना, उन्होंने कहा खान साहब तुसी भी अपनी हकीकत बयान करो तो मैं भी करता, अज जो टीवी से बैठने तो मुनाजरा कर लेने। वैसे तो अलीम खान का अपना चैनल भी है, उत्थे भी बिठा सकते हैं, 3 घंटे का मुनाजरा किया जाता, लेकिन खान साहब ने मना, खान साहब ने नस जाना, खान साहब ने कभी भी नहीं आना। और उन्होंने फिर ये भी बताया कि जनाब याद है मियाँ महमूद रशीद और फ़लाँ बंदे के साथ आप आए थे 2010 में, जब वो इन्होंने शुरू में पहला जलसा किया यार मीनार पाकिस्तान, सारा खर्चा अलीम खान का सी। उन्होंने बताया पैसे लेने आए थे ना। वो कहते हैं वो 300 एकड़ नहीं, मेरे पास 3000 एकड़ उस जगह पे है, उस होस्टिंग सोसाइटी की। और वो कहते हैं मेरे पास सुन लो 10,000 एकड़ जगह है खान साहब। फिर उन्होंने मुझे जिक्र किया रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का और फराह गोगी का, उसका जिक्र मैंने पिछले दिनों अपने वीलाग में किया है। आपको याद होगा, ताज़ा बात है कि खान साहब जो हैं उसमें भी फंसेंगे और बहुत बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि उसमें वो एक ऐसी फिजिबिलिटी जिसको पुरानी हुकूमत जो है वो रद्द कर चुकी थी, इन्होंने अपने ख़ास मकासद के लिए उसको दोबारा
लॉन्च किया इस प्रोजेक्ट को। और वो साहब जो हैं वो जो रूडा के रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सीईओ बनाए गए हैं इमरान अमीन साहब, वो पुराने प्रोजेक्ट में भी शामिल थे और उनकी जो रिपोर्ट है उसको बहुत बुरी तरह मुस्तरद किया गया था। और फिर जो एलडीए के काम हैं उनके रिश्तेदारों की लूट मार, और दूसरा फराह शहजादी के उस डेवलपर्स कुछ अहम डेवलपर्स के साथ तल्लुकात के बाद कि उनका जनाब ये वही लोग हैं जिनका जहाज़ फराह शहजादी ने इस्तेमाल किया और दुबई में जाके उनके पास ठहरे, अभी जब भागी हैं। तो भाई हाँ वही लोग हैं जिन्होंने ज़मीन दी फराह शहजादी को, वो जो 200 कनाल अराजी का जिक्र हो रहा है, 205 कनाल अराजी, वही लोग हैं ये सारे यार, वही लोग हैं जिनका तल्लक अलीम खां फराह शहजादी के साथ या फराह गोगी के साथ जोड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब पकड़ा है इनको लंदन में तो 19 करोड़ पाउंड जुर्माना होगा, और जो 460 अरब रुपए जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ था इन लोगों को, बहरिया टाउन को, तो वो तकरीबन 38 उस वक्त 38 अरब रुपए बनते थे उनकी मालियत। तो ये इन्होंने, अब तो और ज़्यादा बढ़ गई है ना कीमत उसकी, अगर पाउंड्स को उर्दू उनमें रुपयों में लेके आए अब तो 38 अरब से ज़्यादा रकम बनती है। तो ये उन्होंने वहाँ एडजस्ट करवाए थे और शहजाद अकबर साहब इसको लेके गए थे काबीना में, और शीरी मज़ारी ने रौला डाला था कि जनाब ये बांध लिफाफे में क्या मंजूरी ले रहे हैं, हमें पता तो हो ये क्या है। ये शीरी मज़ारी अब भी किसी वक्त जो है उनसे अगर साहब पूछ लें तो वो शायद बता दी। और फिर ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट है ये लोगों से औने पौने सरकारी रेट पे एक्वायर की ज़मीन, और जो डेवलपर्स हैं प्राइवेट डेवलपर्स उनको दे दी गई। ये पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट बना के और फिर मौजें हुई बहुत सारे लोगों की। अब मैं अगर नाम लूँगा तो जो इन्होंने बोर्ड बनाया उसमें जनाब फैसल डिड्डी साहब भी थे, इफ्तिखार अली मलिक साहब भी थे, और जवेद सलीम क्रैशी साहब भी थे, कलीम सदीकी, पता नहीं कौन कौन थे यार उसमें। और जो बिड थी सबसे ज़्यादा वो दी जो बहरिया टाउन और मेट्रा कान से ज़्यादा बिड जो थी वो दी थी आरफ हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो उन्होंने। लेकिन बाद में फिर ये कैसे शामिल हो गए, वो 10 रुकनी जो है कंसोर्शियम वो कैसे बन गया, उसमें कौन कौन है, ये सारी चीज़ें जो हैं LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट जो है, या आप कह दें कि कसदनामा जिन कंपनियों की जारी हो कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें तहकीक तलब है। और मैंने कहा जी सारे खुरे जो हैं ये खान साहब तक जाते हैं, खान साहब ने इसी में फंसना है। इसमें फौरी तौर पे ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको देख लें, और इन्होंने जो फिरोजवाला में ज़मीन बेची 80 कनाल उसकी रजिस्ट्रियाँ देख लें, 35 रजिस्ट्रियाँ, 35 इंतकाल 80 कनाल के, इसलिए कि टैक्स बचाएं। ये सारे जो गोरख धंधा है, ये जो अलीम खां की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी को अगर ले लें, उसी को आगे बढ़ा लें तो ये गोरख धंधा समझ आ जाएगी आपकी। और अलीम खां अगर कह रहे हैं ओपनली ये सारी चीज़ें, इसका मतलब वो गवाह भी बन सकते हैं इसमें खान साहब के खिलाफ। ज़ाहिर है उन्हीं के इल्ज़ामात की बुनियाद पर अगर इंक्वायरी शुरू होती है तो फिर अलीम खां गवाह भी बन सकते हैं, और अलीम खां से तगड़ा गवाह तो फिर कोई मिल नहीं सकता। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।